वाले चुनाव तो सारे के सारे देखना टूट पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी साथ है और सबसे बड़ी बात है ब्राह्मण बनिया राजपूत वोट डाल रहा है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो मुझे वोट कर रहा है। ज्योति मिर्धा बहुत बड़े अंतर से चुनाव आ रही है। पिछली बार भी जो अंतर था 2 लाख का था। तो ज्योति मिर्धा तो अशोक गहलोत जी को ये कहती थी कि अशोक गहलोत जी ही मुझे राजनीति में लाए थे, यही मेरे मतलब जो जन्मदाता है राजनीति है, उसका मैंने बयान सुना था। और वो गहलोत के पैर छू के, अशोक गहलोत के पैर छुके ही निकलती थी जब भी जाती थी, बहुत सम्मान। अब कहते कि अशोक गहलोत हनुमान मिले हुए हैं, तो ये बयान उन्होंने बदला, मैंने बयान कभी नहीं बदला। कप्तान नहीं लड़ता तो फिर फौज कैसे लड़ती? कप्तान को तो लड़ना ही था। और लड़ाई में देखो ऐसे नहीं लगता कि कौन मरेगा जिएगा, लड़ाई तो लड़ाई होती है। लड़ाई में तो मौत भी हो जाती है, शहीद भी हो जाते हैं। लड़ाई तो लड़ी 3 से 1 पे आगे, लेकिन वोट तो बढ़ गया मेरा। क्या ज्योति मिर्धा रोक पाएंगी हनुमान बेनीवाल की उड़ान? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज राजस्थान तक आ पहुंचा है सीधा नागौर, जो कि हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। क्योंकि एक तरफ जहां पर बीजेपी की तरफ से ज्योति मिर्धा मैदान में है, तो वहीं पर दूसरी तरफ से अब कांग्रेस के साथ वो लिए हनुमान बेनीवाल मैदान में है। और इसी वजह से इस सीट का पारा जो है वो बेहद ही गर्म है। दिलचस्प बात यह है, कमाल की बात यह है कि जो ज्योति मिर्धा कभी कांग्रेस की हुआ करती थी वो अब बीजेपी में है, और जो हनुमान बेनीवाल जो कभी बीजेपी के हुआ करते थे और अब कांग्रेस में है। आखिरकार यहाँ पर नागौर में अब तापमान कैसा रहेगा, राजनीति का पारा कैसा रहेगा, पलड़ा आखिरकार किसका भारी है, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए खुद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चल क्या रहा है नागौर की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में? हर तरफ एक ही चर्चा है, जो ज्योति मिर्धा कभी कांग्रेस की थी अब बीजेपी में है, और जो बेनीवाल साहब जो कभी बीजेपी के साथ थे अब कांग्रेस के साथ है। इतनी अदला बदली क्यों? देखिए, बीजेपी के साथ में था अलायंस के अंदर, मैंने मेरी पार्टी बनाई और राजस्थान के इतिहास में पार्टी बना के पहला आदमी हूँ जो इस लगातार 8-10 साल से राजस्थान लड़ा। पंचायत चुनाव लड़ाए, बाई इलेक्शन लड़ाए, 18 के चुनाव लड़े, 23 के लड़े अकेले व्यक्ति ने। और कांग्रेस से अगर मैं अलायंस विधानसभा चुनाव से पहले कर लेता तो कांग्रेस सत्ता के अंदर होती। और बीजेपी से नाता मेरा किसान आंदोलन में टूट गया था। फिर अग्निपथ अग्निवीर का विरोध मैंने किया, पहलवान बेटियों के मामले, तो बीजेपी की तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं था। अब कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में इसलिए शामिल हुआ हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो भारी भ्रष्टाचार किया और गोमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा इन लोगों ने जो लिया है, उससे भावनाएं आहत हुई है लोगों की। और मैं मेरी पार्टी के अंदर हूँ, अलायंस का हिस्सा बना हूँ मैं, एलआई। और निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा के बारे में जो आपने कहा, उनके दादाजी हमेशा बीजेपी को गाली देते थे कि सत्यानाशी का फूल है, और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने फायदा उठाया। और आज भी ज्योति मिर्धा का जो आधा परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो आपस में चलाते हैं साथ, तो ये आप कह सकते हैं ज्योति ने पाड़ा बदल लिया। मैंने सिर्फ जो जनता की भावनाएं थी उनका मैंने सम्मान किया। बीजेपी के साथ तो मैं पहले ही नहीं था, छोड़ दिया मुझे 4 साल पहले ही। अब मुझे राजस्थान में संघर्ष करके एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलना था, और एक जगह मैं लड़ रहा हूँ, बाकी जगह कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी सारी टीमें लगी हुई है। प्रचार के लिए भी मैं बाहर जाऊँगा इस पहले चरण में, और सेकंड चरण में पूरे 6 दिन दूंगा मैं। ठीक है। जब मैं नागौर आई तो लोगों के दिलों में कई जगह पर हनुमान बेनीवाल का जिक्र भी था, किसी के दिलों में ज्योति मिर्धा, लेकिन आपकी भी बहुत चर्चाएं हो रही थी हर तरफ। आपने एनडीए का जिक्र किया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई उनको मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। इस बात में कितनी सच्चाई? मंत्री पद का तो सवाल ही नहीं था, कभी हमने मांग डिमांड भी नहीं करी। पिछली बार भी झगड़ा यही था, विधानसभा का 18 का चुनाव था कि 19 में हमें क्या करना है। लोगों की राय ली हमने राजस्थान के अंदर, तो नौजवान ये चाह रहे थे कि भाई अपने को गठबंधन बीजेपी के साथ करना चाहिए। तो मेरी पार्टी जवान किसान की पार्टी है, मैंने कहा चलो कर लेते हैं, और हमने गठबंधन किया। उसकी वजह से उनकी 25 सीट आई थी। जोधपुर, बीकानेर, बाढ़, मेरी सारी सीटें जो 8, 10, 15 सीट निकली, मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी। मैंने कहा 16 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहा था मैं इन लोगों का, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसा अपन सोचें। और ज्योति मिर्धा के बारे में तो लोगों का है कि जब वो एमपी रही थी खुद, तब यहाँ कभी नहीं आई। खुद का 5 करोड़ का बजट खर्च करना भूल गई यहाँ पे,
वो हो सकता है कि कुछ लोग सारे के सारे किसी को पसंद नहीं करते, कुछ लोगों के दिलों में मैं राज करता हूँ। हो सकता है कई मेरे विरोधी होंगे जो ज्योति मिर्जा की तारीफ भी करते होंगे, लेकिन इस नागौर का, राजस्थान का जो सम्मान मैंने देश में बढ़ाया संघर्ष करके, उसको नागौर की जनता याद रखेगी। और नागौर की जनता इतिहास बनाने के अंदर इनको बड़ा मजा आता, चुनौती। अब इनको लग रहा है कि अमित शाह मोदी वर्सेज हनुमान बेनीवाल चुनाव, तो सारे के सारे देखना टूट पड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी साथ है। और सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण बनिया राजपूत वोट डाल रहा है बीजेपी का, जो कोर वोटर है वो मुझे वोट कर रहा है। ज्योति मिर्जा बहुत बड़े अंतर से चुनाव आ रही है। पिछली बार भी जो अंतर था 2 लाख का था, इस बार डबल अंतर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ज्योति मिर्जा आपके सामने शिकस्त खा चुकी है, लेकिन इस बीच जब मैंने जनता की नब्ज टटोली, उनका कहना था कि भाई हमने हनुमान बेनीवाल पर बहुत प्यार लुटाया है, बहुत मोहब्बत लुटाई है, लेकिन आजकल उनका ध्यान हमारे पर नहीं है। भाषणों में ज्यादातर ज्योति मिर्जा रहती है, ज्योति मिर्जा के भाषणों में ज्यादातर हनुमान बेनीवाल है। आखिरकार जनता कहाँ पर है, उनके मुद्दे कहाँ पर है? जनता के मुद्दों पर ही लड़ रहा हूँ मैं। किसान आंदोलन, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, पहली बार नागौर में केंद्र का पैसा, सड़कें जो बची हुई ढाणियाँ थी उनमें बिजली, फ्लाईओवर, पुल, आरओबी, नई रेल लाइनों का सर्वे, एयरपोर्ट की दिशा में आगे बढ़ना, टंगस्टन के माइंस को चालू कराना, खनिज नीति में बदलाव। हनुमान बेनीवाल जो लड़ाई लड़ रहा देश के अंदर, राजस्थान में 24 तो थे मोदी के जयकार लगाने वाले, और एक था जो ईआरसीपी की बात कर रहा था, पंजाब हरियाणा का हिस्से का पंडित। राजस्थान की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी लोकसभा में, तो एक व्यक्ति लड़ रहा, 24 भाजपा और 1 राजस्थान, जो राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहा था। और नागौर के अंदर हर गांव, आप देखिए जहाँ चल रहे हो आप, ये महेंद्र जी का इलाका है, तो यहाँ भी जो सड़कें बनी, जिले में सड़कें बनी, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से बनाई। और मैंने दिल्ली का पैसा हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहुँचाया। 4 केंद्रीय विद्यालय, कपास का वो जो कार्यालय मैंने नागौर के अंदर खुलाया, भीलवाड़ा के बाद 2nd है। एक कर्मचारियों को हॉस्पिटल की व्यवस्था कराई। जितना मैं कर सकता था विपक्ष में रह के, दिल्ली में विपक्ष में था मैं, उससे ज्यादा क्या जनता पे ही मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ। एक ही नंबर है मेरा, ज्योति का तो नंबर ही नहीं किसी का, मेरा तो एक ही नंबर है। और कोशिश ये करता हूँ फ़ोन खुद ही अटेंड करूँ, लेकिन फ़ोन इतने ज़्यादा आते हैं, कई लोग प्यार से फ़ोन करते हैं, कई लोग हालचाल पूछने के लिए करते हैं, कई मजाक के लिए भी करते थे बच्चे, लेकिन मेरा एक नंबर है, स्थायी ठिकाना है। मैं ज्योति की तरह नहीं हूँ जिसका कोई अता नहीं, पता नहीं, नंबर नहीं। तो इसको, ज्योति को नागौर के लोग कभी पसंद नहीं करेंगे। इसके अंदर जो घमंड है, अभिमान है, जिस तरह लोगों को दुत्कारती है, फटकारती है, अपने आप को बहुत ऊंचा दर्जे का समझते, ये लोग पसंद नहीं करते। इसको जीता है जब हम लोग साथ थे। ये महेंद्र जी बैठे साइड के अंदर, ये लेके आए थे सिरसी फार्म से, और रूपाराम जी डूडी और मैं बीजेपी में था। इन्होंने कहा कि बीजेपी को हरा देते हैं, वसुंधरा मेरा झगड़ा था, हमने इसको जिताया और इसकी जीतने के। और इसके पिताजी की जमानत जब हुई थी 90 में जयतारण से, पूरे परिवार में रिचपाल मिर्जा ने कब्जा कर लिया था नाथुराम जी के विरासत में। भानु प्रकाश को भी हमने एमपी बनवाया बीजेपी से 97-98 के अंदर। तो ज्योति को जो जीवन दान मिला, पॉलिटिकल जिंदा किया, वो मैं महेंद्र चौधरी, रूपाराम डूडी, जाकिर हुसैन गहसावत, हम 4-5 लोग थे जो ये लायक भाई। इसके पिताजी और इसका परिवार बहुत तकलीफों में गुजरा था, और मेरे पिताजी के, इसके पिताजी की अच्छी दोस्ती थी, और महेंद्र जी के भी इस परिवार से ठीक था, रूप जी के भी अच्छा था ज्योति से। तो हम मिलके और लाए और इसको जीता है। उसके बाद देखिए जो हरकतें इसने जिले में करी, तो अपना जिले की जनता समझ के वोट नहीं डाल रही, इसको वोट नहीं करेगी। आपने पहले बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, आप कांग्रेस के साथ में, दोनों का अनुभव आप देख रहे हैं, लेकिन आपके बयानों ने किसी भी राजनेता को नहीं बख्शा है। चाहे मैं गहलोत साहब की बात कर लूं या वसुंधरा राजे की बात कर लूं, एक बयान आपका बड़ा चर्चाओं में रहा था कि एक जेल बना दी जाए तो एक में गहलोत साहब होंगे, दूसरी बैरक में वसुंधरा राजे होंगी। इस बयान की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे? गहलोत साहब का साथ मिला आपको? आप देखिए, इस गठबंधन में निश्चित रूप से अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका रही, सचिन पायलट का भी बड़ी भूमिका रही। फोन आता है पायलट साहब का? दोनों की भूमिका रही। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली ये चाहता था कि अलायंस किया जाए, और तमाम जो ताकतें, आप देखिए कई जगह कांग्रेस, आप पार्टी आप सामने लड़ रही, बंगाल में आपस में लड़ रहे, फिर भी ऊपर है के सारे कि एमपी का वोट हमें एक जगह डालना और प्रयास करना। हमारा भी यही मकसद है कि इस बार हम मिलकर लोकतंत्र को बचाने, सब लोग मिल जाएं। जब बड़ा खतरा आता है देश में, तब सब देशवासियों को एक होना। गाँव में कोई खतरा आता है तो गाँव एक हो जाता है, नहीं तो गाँव में भी गुट होता है। देखिए, अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका इस गठबंधन में रही है अलायंस के अंदर,
और पायलट का भी इसमें सहयोग रहा। विरोध उन्होंने नहीं किया, मेरी मदद करी इस मामले में, और दोनों ने मिलकर यही सोचा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो है कैसे सीटें निकाले। उन दोनों की इच्छा थी। वो बयान जो थे वो विधानसभा चुनाव और उस समय स्टेट पॉलिटिक्स के बयान थे। अब ये अलायंस दिल्ली वालों ने किया है। बयान कई बार हमारे होते हैं, तो उन बयान को लेकर नहीं। अभी आपने कहा ना ज्योति मिर्धा, तो ज्योति मिर्धा तो अशोक गहलोत जी को ये कहती थी कि अशोक गहलोत जी ही मुझे राजनीति में लाए थे, यही मेरे मतलब जो जन्मदाता है राजनीति है, उसका मैंने बयान सुना था। और वो गहलोत के पैर छू के, अशोक गहलोत के पैर छू के ही निकलती थी जब भी जाती थी, बहुत सम्मान। अब कहते कि अशोक गहलोत हनुमान मिले हुए हैं। तो ये बयान उन्होंने बदला, मैंने बयान कभी नहीं बदला। और इस तरह की मैंने कहा था कि हम जांचें करा देंगे। वो तो सरकार आती जांचें कराते, अगर कोई गलती निकलती तो करते, और गलतियां नहीं निकलती थोड़ी होती है। तो कहने की बातें होती है कि भाई हम जांच कराएंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। तो सरकार बनी नहीं ना, बनती जांच होती, अगर कोई दोषी होता तो बात थी, दोषी नहीं है तो नहीं बात थी। लेकिन अशोक गहलोत का बड़ा मन है, वो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी और ये सारे लोग जीतें ताकि दिल्ली में कुछ रहे। और इसमें पायलट भी इस बार पूरा प्रयास करें, दोनों मिलकर कर रहे हैं प्रयास। तो गहलोत साहब, पायलट साहब आपके प्रचार के लिए आएंगे? बहुत वक्त कम बचा है हालांकि। आज हम बात कर रहे हैं, बैठे हैं अंदर जी हम दोनों, कि हम उनको लाएं। वैसे उनकी टीम तो हमारे साथ जुड़ी हुई है सारी, उनको लाएं करें। वो भी दूसरी जगह फंसे होंगे तो करें। वक्त तो क्या, मतलब एक दिन पहले भी अगर कार्यक्रम मिलेगा तो एक दिन में 50,000 की भीड़ हो जाएगी, लोग आ जाएंगे सारे सारे। कर रहे हैं, आज बात करके फाइनल करते हैं हम लोग। ठीक है। आपकी पार्टी को लेकर के, आपको लेकर के, आपके मेहनत और संघर्ष को लेकर के हर तरफ बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती है। लेकिन जब इतिहास के पन्नों को पलटे, 2018 की तस्वीरें देखें, तब 3 सीटें आती हैं। 2023 में वो ग्राफ गिर करके 1 सीट पर आकर के सिमट जाता है, पहले बीजेपी के साथ, अब कांग्रेस के साथ में। यदि आपकी पार्टी का जनाधार इतना है तो आप स्वतंत्र क्यों नहीं लड़ते? स्वतंत्र लड़के लोकसभा के अंदर, देखिए कोई दो राय नहीं कि मैं स्वतंत्र लड़ता तो 4 लाख वोट नागौर के अंदर में लेता, ठीक है। लेकिन उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को था। और इन सब लोगों की राय थी, ये जितने विधायक है कांग्रेस पार्टी के आपके जीते हुए, और दूसरे जो सेकंड नंबर पर महेंद्र जी, चेतन रूडी, मंजू मेघवाल और हरिंदर मिर्धा, भाई आपके मुकेश रामनिवास गावड़िया, और ये और जाकिर साहब जो जिला अध्यक्ष पार्टी के मकराना के, इन सब की इच्छा थी हनुमान जी को साथ लाके हम लड़ाएं और हम किसी भी तरह जीतें, और ये अलायंस लंबा चले पंचायत चुनाव और आगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा खड़ा होने का मौका नहीं मिले। ये अलायंस जीतेगा और पंचायत चुनाव आगे जितने चुनाव आएंगे उसमें चोपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, क्योंकि हमारी विचारधारा गरीब दलित शोषित पीड़ित की है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में इसमें मुझे अंतर लग रहा है, और अब की बार मुझे ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। अच्छा, ठीक है, अब की बार अच्छा ज़्यादा फील हो रहा है, इनका कहना है। आप सांसद के लिए चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं, तो आपने विधायक वाला चुनाव क्यों लड़ा? फालतू में आप अपनी पत्नी को लड़वा देते, किसी अपने भाई को या किसी को लड़वा देते। विधायक का चुनाव लड़ना इसलिए जरूरी था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में हम 25-30 सीट जीतेंगे आराम से। जो लोगों का मिल रहा था समर्थन, हमारे पास संसाधन नहीं थे, संगठन नहीं था। एक ही व्यक्ति है जो काम करता है रात को, जो जितना वर्कलोड मेरे ऊपर है उतना नीचे के स्तर पे सेकंड थर्ड जो टीम है वो अगर काम करती तो 25-30 सीट भी आ जाती। कुछ फोकस हम कुछ इलाकों में करते, हमने पूरे राजस्थान में फोकस किया, उसका भी हमें नुकसान हुआ। कुछ मारवाड़ 2-5 जिलों में करते तो 10-12-13 सीट निकल जाती आरएलपी की। और चुनाव मैं नहीं लड़ता, जब कप्तान नहीं लड़ता तो फिर फौज कैसे लड़ती? कप्तान को तो लड़ना ही था। और लड़ाई में देखो ऐसे नहीं लगता कि कौन मरेगा जिएगा, लड़ाई तो लड़ाई होती है। लड़ाई में तो मौत भी हो जाती है, शहीद भी हो जाते हैं। लड़ाई तो लड़ी 3 से 1 पे आगे, लेकिन वोट तो बढ़ गया मेरा। और अब लड़ाई वापिस आप देखिए लोकसभा के अंदर लड़ रहे हैं अब। और इसमें अलायंस की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अकेला मैं एमपी बन भी जाऊं तो मैं क्या कर लूँगा खड़ा होकर, करना तो अलायंस ही पड़ेगा। तो जब मैं इंडिया में नहीं था फिर भी नारे मोदी के खिलाफ इनके साथ कांग्रेस वालों के साथ खड़े होकर लगाता था, ये धरना देता था बेल में, मैं भी धरने पे बैठता था। देखिए विपक्ष के अंदर रहने का मतलब है कि पक्ष से झगड़ा करना। तो अभी जैसे यहाँ बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, तो जैसे हम 4 दिन 6 दिन विधानसभा चली तो मैं बीजेपी का ही विरोध कर रहा था, चाहे मैं कांग्रेस के साथ नहीं था उस समय। तो जो सत्ता होती है उसके खिलाफ हम लोग, 2 तरह के लोग होते हैं,
कि निर्दलीय जीत है, छोटी पार्टी, वो पहले ही दिन करता है, या तो सत्ता को समर्थन दे देता है या सत्ता के खिलाफ हो जाता है। हाँ। हम सत्ता के खिलाफ हैं और इसलिए जहाँ भी सत्ता के खिलाफ जो लोग होंगे उनके साथ हम खड़े मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप जीत जाते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत की भी बहुत सारी जगह चर्चा हो रही है, मान लीजिए आप जीत जाते हैं, लेकिन केंद्र में यदि बीजेपी आती है तो आपके काम कैसे होंगे? वो तो काम धड़ल्ले से होंगे। मेरे काम तो उनके होते हैं जो काम करा के जानते हैं। काम संघर्षशील लोगों के होते हैं। धड़ेबंदियाँ हर पार्टियों में होती है, आप भी जानते हो। बीजेपी के सारे नेता कौन से नरेंद्र मोदी से खुश है? पिछली बार खूब काम हुआ हमारे, कई मिनिस्टर ऐसे थे जो सीधे काम कर देते थे। मोदी को थोड़ी पता कौन सा काम कहाँ हो रहा है, ध्यान देता है क्या? काम तो हो ही रहे हैं। काम तो यहाँ भी सरकारों के खिलाफ थे। वसुंधरा थी, काम रोकती थी, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता, मेरे काम वहाँ से करा कर। काम आदमी की मनसा होनी चाहिए, काम खूब होता है। और कई ऐसे लोग भी हैं देश में जो ईमानदार नेता को पसंद करते, वो हमारा काम वैसे कराते थे कि यार ईमानदार आदमी लड़ रहा है, इनके काम होने चाहिए। तो जनता का काम, मेरा खुद का तो कोई काम है नहीं। खुद का काम रुक सकता है, पब्लिक का काम नहीं रुकेगा। नहीं, सड़क पर बैठ के कराएंगे, लोकसभा में मामला उठा कराएंगे, सवाल लगा कराएंगे, वो हम करा लेंगे सारे काम, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। भाई बहन की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। ज्योति मिर्धा भी कहती है मंच से मेरे भाई पर कंस करके जिक्र करते हैं, और आप कहते हैं बहन का मायरा भरना है। देखिए, मायरा हमारे जो नागौर का है वो प्रसिद्ध मायरा है देश के अंदर, इतिहास में। नागौर के जाट थे, जाहिल और खियाड़ा के, वो दिल्ली के जो दरबार थे उनकी वसूली की रकम लेके जा रहे थे, और हमारा जयपुर के पास वहाँ वो रुके थे, वहाँ चाय पानी पीने के लिए किसी कुएँ के। तो वहाँ जल भरने के लिए, पानी भरने के लिए कुओं से गुजर समाज की बेटी आई और वो रो रही थी। उनका बहन तो रो क्यों रही है कि मेरे घर में जो मेरे देवर और जेठ है उनके शादियाँ हैं, उनके तो बात लेके आएंगे, उनके भाई है, लेकिन मेरी बात कौन भरेगा? मेरा सगा भाई नहीं, जामन जाया। तो उन्होंने कहा हम भरेंगे। तो उन्होंने एक बात तो लगा, अब ठीक है दरबार जो होगा देखा जाएगा। दरबार की जो रकम थी वो पूरा ही मायरा उन्होंने भर दिया, लाखों रुपए उस टाइम के अंदर। तो ये मायरा जाहिल खियाड़ा का, नागौर का मायरा प्रसिद्ध है। ज्योति मिर्धा चूंकि हमारी बेटी है, बहन है, तो इनके मायरा बनने के नागौर के लोग करेंगे। एक तो वोटों का मायरा भर देंगे, और फिर वोटों के मायरे के बाद फिर उससे 10, 20, 50 गुना हम बैठ के तय करेंगे नोटों का मायरा भी हरियाणा जाके, और हम सारे लोग जो है सब भरेंगे। मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो नागौर की जनता को क्या सौगात देंगे? वो कौन से 5 बड़े काम होंगे? देखिए, केंद्रीय विद्यालय जो 4 पहले हमने खुलवाए, एक तो वो लेकर बचे हुए जो केंद्रीय विद्यालय नावा कुचामन का, एक लाडनू, मकराना और जाहिल, 4 हम केंद्रीय विद्यालय खुलाना चाहेंगे। एक मिलिट्री स्कूल यहाँ पे खुले, मिलिट्री का सैनिक स्कूल खुले। तीसरा, खनिज नीति में बदलाव हो जिससे हमारे किसानों को छोटे पट्टे मिले। एक रेलवे और सड़कें, और एक रोजगार लोगों को स्थानीय मिले। उद्योग जो लग रहे हैं इसमें 80% स्थानीय लोगों को रोजगार, इसका भी हम कानून बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम बनवा देंगे कानून तय रूप से कि जहाँ उद्योग लगेगा वहाँ 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने हर सवाल का बड़े ही बेबाकी के साथ में जवाब दिया है और जीत का दम भरा है। साथ ही ज्योति मिर्धा को पटकनी देने का दावा किया है। लेकिन आपका क्या निर्णय है, इसका इंतजार हमें 4 जून को रहेगा कि नागौर की जनता ने क्या कुछ हनुमान बेनीवाल के लिए लॉक कर रखा है। तो कैमरा पर्सन निधि झा के साथ नुपुर जारोली लोढ़ा।